अब हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर देख लेते हैं। इसमें प्रमुख अंतरों की जब हम बात करेंगे तो पहला है गांवों में जो आपको आवास मिलेंगे वो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसकी आवासीय संरचना का कोई क्रम नहीं होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या की जो आवासीय संरचना होती है वो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है। ग्रामीण जनसंख्या के लोग अधिकांशतः प्राथमिक व्यवसाय जैसे पशुपालन और मत्स्य व्यवसायों में लगे होते हैं, लेकिन नगरीय जनसंख्या की यदि हम बात करें तो वो मुख्य रूप से तृतीयक व्यवसाय जैसे नौकरी है, चिकित्सा का कोई क्षेत्र या किसी भी अन्य तृतीयक व्यवसाय वाले क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में एक सामाजिक संबंध पाया जाता है। सब जितने भी लोग वहां पर निवास करते हैं वो एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन नगरीय जनसंख्या में यह बात नहीं होती। यहाँ पर सामाजिक संबंध केवल औपचारिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवास और परिवहन की समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर जो आवास हैं वो पास पास स्थित होते हैं। लेकिन नगरों में यदि हम देखें तो यहाँ पर आवास की समस्या, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक होती है, साथ ही परिवहन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं जो हैं वो निर्मित हो जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन शांत और बनावटीपन से दूर होता है, लेकिन नगरीय जनसंख्या की जो जीवन व्यवस्था है वो व्यस्त, संघर्ष युक्त और भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुले वातावरण में रहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है, जबकि नगरों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ होता है और मकान भी या आवास जो है वो आवश्यकता अनुसार नहीं होते हैं। गांवों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है, लेकिन नगरों में पर्यावरण प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं या मनोरंजन के साधनों का अभाव मिलता है, लेकिन नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं जो हैं उसमें हमको बहुत सी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता भी देखने को मिलती है। कहीं पर ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अधिक है, कहीं पर कम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। तो हम इनके वृद्धि दर के हिसाब से इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र और दूसरा निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र। उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र में भारत का जो पूरा उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र वाले जो राज्य हैं ये आते हैं, और इस वर्ग के अंतर्गत हम इन राज्यों को ले रहे हैं जहां पर लगभग 20 से 25% जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर जहां पर 20% से कम जनसंख्या वृद्धि मिल रही है, उन क्षेत्रों को हम निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र में रखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा हम उत्तरी, उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र कह रहे हैं, तो आपका पूरा उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये पूरे जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जब हम निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देनी होगी, जो केरल है यहाँ पर सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिल रहा है, जिसका प्रतिशत 9.4% है। इसके बाद कम वृद्धि वाले क्षेत्रों में क्रमशः जो है आपके कर्नाटक राज्य आ जाता है, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पुदुचेरी। यहाँ पर इन राज्यों में 20% से भी कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। अब हम जनसंख्या के संगठन की दूसरी विशेषता देख लेते हैं। जो भाषा के आधार पर
विभाजन किया जाता है या जनसंख्या में जो भाषाई समूह हैं उनकी हम बात करते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे भाषा और बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषा और बोली से संबंधित बहुत अधिक विविधता जो है वो हमारे देश में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत में भाषा का भाषाई सर्वेक्षण किया गया था वो लगभग 1903 से 1928 के मध्य किया गया था और ये कार्य किया था ग्रियर्सन के द्वारा, या ग्रियर्सन महोदय ने ये भाषाई सर्वेक्षण जो है वो भारत में किया था इस अवधि के दौरान। और तब कुछ बातें जो हैं वो निकल कर आई थी, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में 179 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती हैं। इसमें भी 179 जो भाषा की हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, उसमें संविधान के द्वारा जिनको मान्यता प्रदान की गई है या हम ये कहें कि जो संविधान में अनुसूचित है, ऐसी कुल 22 भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। जिसमें इन 22 भाषाओं में भी यदि हम बात करें तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी हिंदी है और सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है, उसके बाद बोडो और मणिपुरी। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं की जननी जो है वो हमारी भाषा संस्कृत ही है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं इन आंकड़ों से कि आज इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या हम ये कहें कि बहुत खराब स्थिति में है कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा में आज संस्कृत को शामिल है। फिर हम वर्गीकरण यदि करते हैं, भाषाओं का वर्गीकरण किया जाए तो 4 भाषा परिवार जो हैं वो भारत में हमें मिलते हैं। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं आस्ट्रिक भाषा परिवार है, जिसे हम निषाद के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रतिशत जो है वो लगभग 1.38% जो है वो आस्ट्रिक भाषा परिवार हमें भारत में मिलता है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार का जो समूह है वो लगभग 20% हमें यहाँ पर भारत में मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार है और इसका जो प्रतिशत है वो 0.85% है। और इसके बाद हम देख रहे हैं भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, जिसे आर्य भाषा समूह या आर्य भाषा परिवार भी हम कहते हैं, और इसका प्रतिशत हमें सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जो लगभग 73% मिलता है। क्षेत्र विस्तार की यदि हम बात करें तो जो भारत में भाषा परिवार मिलते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनका वर्गीकरण हम इस तालिका के माध्यम से करते हैं। इस तालिका में आप देख पा रहे होंगे आपको भाषा वर्ग और उस भाषा वर्ग के अंतर्गत उस भाषा का जो उपवर्ग है वो बताया गया है और वहां पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और वो कौन सा प्रदेश और क्षेत्र है, इसका वितरण आपको समझाया गया है। तो पहले हम बात करते हैं आर्य यूरोपीय भाषा परिवार की। इस भाषा का उपवर्ग है दर्दी भारतीय आर्य भाषाएं और इसमें भी प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य और मध्य पूर्व के क्षेत्र आते हैं। और इसमें बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से कश्मीरी, जो कश्मीर में बोली जाती है, पहाड़ी और नेपाली भाषा,
यह आपको हिमालयी और उप हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। उसके बाद कच्छी व सिंधी जो है वह पश्चिमी भारत में बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में और असमी जो है वो असम में बोली जाती है। हम दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर मराठी, जिसमें जो महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। हम मध्य क्षेत्र में हिंदी भाषा का वर्चस्व है और ये आपको प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में और राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है। मध्य पूर्व के क्षेत्र देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू भाषा बोली जाती है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र इसके बिहार हैं, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है। दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषाएं जो हैं उसकी प्रमुख भाषाएं तमिल है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दक्षिणी तटीय प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल और मालाबार तट में बोली जाती है और द्रविड़ बोलियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तीसरे नंबर पर आस्ट्रिक भाषाएं हैं। इस भाषा को की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी खासी है, जो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों प्रमुख रूप से जो मेघालय क्षेत्र है वहां पर बोली जाती हैं। और उसके बाद संथाली भाषा बोली जाती है। ये संथाली भाषा संथाल परगना, मयूरभंज, रांची और पूर्वी निमाड़ में बोली जाती है। हाँ, इस आस्ट्रिक भाषा का एक और भाषा बोली जाती है इसके अंतर्गत जो निकोबारी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। चौथे नंबर पर मंगोल और चीनी तिब्बती भाषाएं हैं। ये इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें लद्दाखी है जो लद्दाख में बोली जाती है। सिक्किमी भाषा जो है वो सिक्किम और भूटान में, असमी अरुणाचल प्रदेश में, बोर्डो और नागालैंड मिजोरम में, काचिन कुकी चीन व बर्मी जो है वो मणिपुर में बोली जाती है। भाषा प्रदेश जो है वो आपके भारत में जब राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया तो पुनर्निर्माण आयोग की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत भारत में भाषाई राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया। संविधान में 8 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है जो आगे चलकर 15 हो गई और इसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 15 राज्य जो हैं भाषा प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए और आगे चलकर स्थानीय भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा और नए राज्यों की मांग बढ़ती गई और वर्तमान में 28 राज्य बन चुके हैं जिनमें 22 भाषाई प्रदेश में विभाजित हैं। अनुसूचित जनजाति के उत्तरी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में फैलाव की यदि हम बात करें तो ये तालिका से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें हम क्षेत्र और जनजातियों की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जो क्षेत्र है जहां पर सुबनसिरी नदी के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से आका, उफला, मोरी, गुरुंग व अपातानी जनजातियां मिलती हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दिहांग नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर गलोंग, मिनीपोंग, पासी, पदम और पांगी जनजातियां मिलती हैं। दिबांग व लोहित नदी घाटियों में पिश्मी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। चौथे नंबर पर हम देखते हैं जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर द्विगारी मेजू जनजाति मिलती है। फिर है नेक्स्ट पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से चुलीकाटा और बेल्जियास जनजाति निवास करती है। सुदूर पूर्व में देखें तो यहाँ पर खामती व सिंगपो जनजाति मिलती है।
पटकोई श्रेणियों की घाटियों में नागा जनजाति मिलती है। मणिपुर और मेघालय राज्यों में कुकी, लुशाई, लखेर, चीन, खासी और गारो जनजातियां निवास करती हैं। सिक्किम व दार्जिलिंग के उत्तरी भागों में लेप्चा जनजाति मिलती है और तराई क्षेत्र में हम देखें तो पारू, भोक्सा, खासा, भोटिया, भुइया, माझी, चेरी, राजी, बेजर व खरधार जनजातियां निवास करती हैं। अब दूसरा हो गया ये तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो हमको उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिला। दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती प्रदेश, जहाँ पर हमें मध्यम संकेंद्रण कह सकते हैं या इन जनजातियों का दूसरा जो जहाँ पर संकेंद्रण या जमाव कहेंगे वो मध्यवर्ती प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। और इस मध्यवर्ती प्रदेश में भी हम बात करेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है और झारखंड। उसके साथ साथ उड़ीसा राज्य जो है जहाँ पर हमें प्रमुख रूप से जनजाति जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पर कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 81.05% जो है वो निवास करता है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो इन जनजातियों की शारीरिक विभिन्नता या शारीरिक लक्षण जो इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये लगभग जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजातियां होती हैं उनसे समानता रखते हैं या उनसे मिलते जुलती हुई जनजातियां होती हैं। ये हम तालिका से भी देख पा रहे हैं और इस तालिका के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। हम मध्यवर्ती प्रदेश में जनजातियों के वितरण और उनकी क्षेत्र की बात करें तो तालिका से आपको स्पष्ट हो रहा होगा उड़ीसा का जो गंजाम जिला है वहां पर सवारा, गड़ावा और बोंडो जनजाति निवास करती है। उड़ीसा की पहाड़ियों में जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज और भुइया जनजाति मिलती है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर मुंडा, संथाल, ओरांव, हास और बिरहोर जनजातियां निवास करती हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में हम देखें तो कटकारी, कोल और भील जो उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों तक फैली हुई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और उससे लगे आंध्र प्रदेश में हमें गोंड जनजाति निवास करती हुई मिलती है। ये गोंड जनजाति जो है गोंडवाना भूमि के आदिवासी होते हैं। फिर है सतपुड़ा पहाड़ियों के दोनों ओर और मैकाल पहाड़ियों के चारों ओर। इस क्षेत्र में कोरकू, अगारिया, प्रधान और बैगा जनजाति निवास करती है। फिर हम बस्तर क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर प्रमुख जनजाति है वो मुड़िया और अबूझमाड़। ये दो जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से निवास करती है। अब हम जनसंख्या संगठन के एक अन्य विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपकी आयु संरचना और दूसरी लिंग संरचना या लिंगानुपात पर हम बात करेंगे। इसके पहले भी हमने कहा था कि कार्यशील जनसंख्या जो मेन पावर होता है किसी राष्ट्र का, वो उस राष्ट्र की प्रगति या विकास का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इसी आधार पर हम बात कर लेते हैं किसी भी राष्ट्र की आयु संरचना पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ही बात की थी कि लगभग 60% जो है वो आश्रित जनसंख्या, जिसका किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है राष्ट्र के कार्यों पर। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसी राष्ट्र में बुजुर्ग वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है या बाल आयु वर्ग जो है वो अधिक है, या हम ये देखेंगे यूथ जनरेशन लगभग 15 to 59 जिनका एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप वाले यदि किसी राष्ट्र में हमको अधिक मिलते हैं, मतलब यंग जनरेशन जो है वो उस राष्ट्र की महत्वपूर्ण शक्ति हम कह सकते हैं, मेन पावर। और जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे शिक्षित तो वो होती ही है और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हम ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा आगे होती है ये जो जनरेशन होती है यूथ जनरेशन। तो अगर
किसी भी राष्ट्र में इस यूथ जनरेशन या इस आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक मिलेगी तो ये नेचुरली है कि उस राष्ट्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को, किसी तकनीक को, किसी भी प्रकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एडॉप्ट करने में इनका अहम रोल होता है, या हम ये कहें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर पर या आयु संरचना पर। तो यदि हम भारत में बात करें तो यहाँ पर 2 आयु वर्ग की जनसंख्या हमें मिलती है। पहला अनार्जक जनसंख्या या हम जिसे बोलते हैं नॉन ईयर्निंग पॉपुलेशन जो है, इसे भी हम 2 वर्ग में रख सकते हैं। पहला आयु वर्ग जो होता है इसमें 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो हैं शामिल होंगे, और दूसरा जो वर्ग है उसमें 60 से अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। और ये दोनों ही आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसी है कि ये दूसरे पर डिपेंड होती है। हमें पता है कि ना तो बच्चे कार्य करेंगे, ना ही राष्ट्र के कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य में उनकी सहभागिता होगी, और ना ही बुजुर्ग व्यक्ति। ये दोनों ही जो हैं वो आपके युवा वर्ग पर आश्रित वर्ग होता है। ये दोनों आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो हमारे भारत में लगभग 46% है। और दूसरी जो जनसंख्या है या दूसरा जो वर्ग है वो है अर्जक जनसंख्या, या हम जिसे अर्निंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। इसमें लगभग आपके 15 आयु वर्ग से लेकर 59 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंग अनुपात हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब पुरुषों के अनुपात में किसी भी देश में महिलाओं की संख्या कितनी है। अब हमने अभी कहा था प्रति 1000, तो हमारे भारत में लिंग अनुपात निकालने का या लिंगानुपात सेक्स रेशियो निकालने का फार्मूला जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकाली जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है किसी भी राष्ट्र में उस जनगणना वर्ष में कुल महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, और उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकल कर आ जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि हमने 1000 में निकाला है, और कई देश जो हैं वो इसे 100 की दर में भी निकालते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हम 1000 की जगह उसमें 100 का गुणा कर दें तो प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो हमें निकल कर आ जाएगी। इसमें देखते हैं हम कि जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होगी तो हम उसे कहते हैं कि उस क्षेत्र, उस देश या उस राष्ट्र में महिलाओं की संख्या कम है। और जब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या हमको अधिक मिलेगी तो इससे हमारा तात्पर्य होता है कि वहाँ पर लिंगानुपात जो है वो अधिक है। और ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमें पता है चाहे हम किसी परिवार, किसी समाज या देश या पूरे विश्व की बात करें तो लिंग अनुपात जो है वो उसका बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला और पुरुष जो हैं वो एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। भले ही हमारा भारतीय समाज है जो एक पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को बहुत कम आंका जाता है, और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो घटती हुई लिंगानुपात की स्थिति है उसके कारण अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि बहुत से लड़के जो हैं वो कुंवारे ही रह जाएंगे। भाई इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि 1000 पुरुष है और उसमें महिलाओं की संख्या किसी भी क्षेत्र में 800 या 900 है तो फिर 100 पुरुषों के लिए महिलाएं कहाँ से आएंगी, है ना। तो ये दोनों ही जो अनुपात है, चाहे हम
महिला की बात करें या हम पुरुष की बात करें, तो इनका ये जो रेशियो है वो बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में लिंगानुपात के कम होने के क्या कारण हैं। तो हमें मालूम है कि जो हमारा भारतीय समाज है वहाँ पर अभी हमने बात की थी ना कि स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। वहाँ पर पुरुष को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, चाहे हम शिक्षा के संबंध में बात करें, पालन पोषण की बात करें, है ना। यदि हम कार्य के संबंध में बात करते हैं कि घर की जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। पहला कारण है। दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो लड़के और लड़कियाँ, यदि एक परिवार में दो मिलते हैं, दो बच्चे हमें, तो हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। भाई इसे यही बोलकर हमेशा से टाल दिया जाता रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ये रिवाज है कि लड़कियां जो हैं वो विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं। तो हमेशा यदि उनकी पढ़ाई शिक्षा की बात हो या उनके कार्य करने की बात हो या उनके लालन पोषण की बात हो, बहुत उच्च शिक्षा देने की बात हो, तो यही कहकर टाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। ये हमारे समाज की एक मेंटालिटी है। हालांकि अब इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है। तो दूसरा रीज़न हमने देखा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण पर कम ध्यान दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो डिलीवरी पीरियड होता है उसमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत उचित चिकित्सा के अभाव में। जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जो है ये घटनाएं हमें अधिक देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियों की हमेशा उपेक्षा की जाती है। मतलब उन्हें ये कहकर चार दीवारी के अंदर ही हम बहुत से जो राज्य ऐसे हैं हमारे देश के, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और ये तो एक आम बात अभी जो मैंने कही थी कि भाई तुम्हें तो पराए घर जाना है, ये कहकर हम उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा लड़कों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है और लड़कियों को इस संबंध में अवॉइड किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी हालांकि इन घटनाओं पर बहुत कुछ रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है। जो कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है, मतलब जन्म के पहले ही किसी भी प्रकार के टेस्ट सोनोग्राफी से ये पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में बालक है या बालिका है, लड़का है या लड़की है। और यदि वो लड़की होती है तो गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। हम सभी को पता है कि यह एक अपराध है और ये जानते हुए भी लोग ये अपराध करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। और हालांकि इस पे बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन तब भी ये जो अपराध है वो अपनी चरम पर है। फिर हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि या तो हम उसकी शिक्षा की बात करें, लड़कियों की शिक्षा की बात करें, या उसके स्वास्थ्य की बात करें। खास करके मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, आदिम समाज जहाँ पर होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर आदिम समाज में होगा, बहुत सारे ट्राइब्स वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो महिला प्रधान समाज होता है जहाँ पर। लेकिन हम बात करें जो पिछड़े हुए अलग थलग हैं, मुख्य समाज की धारा से जो एकदम अलग हैं, वहाँ पर हमें अक्सर ये देखा जाता है। और कई बार तो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के घर में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है।
तो ये कुछ कारण हो गए जो देश में कम लिंगानुपात की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम अपने बात करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार, तो केरल में हमको सबसे अधिक, केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में मिलता है। यहाँ पर 1.60 करोड़ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 1.73 करोड़ मिलती है। मतलब यहाँ का लिंगानुपात जो है वो 1084 है, 1084। यहाँ पर यदि 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1084 या 1084 हमें देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि केरल में जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे, वो देखने को मिलती है। महिलाओं को वहाँ पर समाज में समान अधिकार या अधिक वेटेज जो है वो दिया जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी में हमको सबसे अधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1038 जो है वो यहाँ का लिंगानुपात है। इसका भी मुख्य कारण केरल में भी शिक्षा की व्यवस्था, शैक्षणिक स्थिति जो है वहाँ पर खास करके महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी प्रकार यहाँ भी जो शैक्षिक व्यवस्था है या शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत अधिक है। इस कारण यहाँ भी हमें लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 991 या 991 हमें देखने को मिलती है। हम ये देखते हैं कि जो भारत में सिर्फ 15 राज्य और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पौंडीचेरी और लक्षद्वीप है, जहाँ पर कि लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और बाकी जगह जो लिंगानुपात है वो आपके राष्ट्रीय औसत से कम देखने को मिलता है। और यदि हम बात करें चंडीगढ़ की, दिल्ली, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिंगानुपात की जो दर है वो बहुत ही कम है। अब हम ये देखते हैं कि भाई जो लिंगानुपात कम है जिन भी राज्यों में या हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए या लिंगानुपात को और बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं या क्या प्रयास जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है जो पिता की संपत्ति है उसमें पहले सिर्फ पुत्रों का अधिकार हुआ करता था यदि हम प्राचीन समय में चले जाएं तो, लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए ताकि वो समाज में उपेक्षित ना हो, इसके लिए ये कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अधिकार दिया जाएगा। उसकी संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि उनके पुत्रों का। इसके बाद हम देखते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना दिया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका यदि विवाह किया जाएगा तो ये एक अपराध है, बाल विवाह को भी एक अपराध माना जाता है। और इसके लिए लड़कियों की जो उम्र है, विवाह की जो उम्र है उसे 18 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि इस कानून के बनने के बाद भी, इस नियम के बनने के बाद भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हमें जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बाल विवाह की संख्या बहुत अधिक है, मतलब बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं। लेकिन फिर भी इस कानून के बन जाने से लोगों के मन में एक भय रहता है और वो ये अपराध करने से थोड़ा सा झिझकते हैं। फिर हम देखते हैं और तीसरा इसमें उपाय किया गया है कि जो ग्राम समाज है या हम देखेंगे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, इन सभी क्षेत्रों में या इन सारे विभागों में स्त्रियों
के प्रतिनिधित्व की जो सीमा है, मतलब वहाँ पर उनके परसेंटेज जो है वो निश्चित कर दिए गए हैं कि स्त्रियों की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की नौकरी में पुरुषों के समान अवसर जो है उन्हें प्रदान करने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें हर नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है भारत सरकार के द्वारा। फिर हम देखते हैं शिक्षा के भी अधिक अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और इसके लिए बालिका शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन के लिए नए नए जो नियम या कानून बनाए जाते हैं शासन के द्वारा। तो ये कुछ उपाय किए गए हैं भारत शासन के द्वारा जिससे हम अपने देश में, राष्ट्र में, समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधार कर पाएँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उपाय तो शासन के द्वारा किए जा रहे हैं, या हमने कुछ इनकी जो स्थिति है उसके कारण देखे कि भाई क्यों हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय है, या बहुत बुरी क्यों है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सामाजिक स्थिति जो है। तो ये सब के लिए ये तभी प्रभावशील हो सकता है शासन के द्वारा जितने भी जो उपाय कर लिए जाएं या कानून बना दिए जाएं, जब तक हमें खुद में जागरूकता नहीं आती तब तक स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हमको पता होना चाहिए कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार और अपने समाज को शिक्षित करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए किसी महिला का, एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने बच्चों में संस्कार एक महिला ही डालती है। तो वो एक सभ्य जो समाज है, सभ्य या सुसंस्कृत समाज का निर्माण करती है अगर एक महिला शिक्षित होती है तो ये सब के लिए हमें खुद को भी प्रयासशील या मैं कहूँ जागरूक होना, तो ये ज़्यादा सही शब्द होगा कि हम सभी को जागरूक होना चाहिए, ताकि हम अपने घर में, अपने परिवार में और अपने समाज में वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी बहू हो या हमारी बेटी हो, उसको एक उचित स्थान जो है वो प्रदान करें। अब हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन की और दूसरी विशेषता, जिसे हम धार्मिक संगठन के विषय में बात करते हैं। बच्चों, हम सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो विविधता में एकता या अनेकता में एकता की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले और बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो निवास करते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर ज़्यादा फल फूल रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो हर धर्म को समान रूप से महत्व और प्राथमिकता देता है। उन्हें अपने धर्म के अनुसार उनके रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन मानने की हर प्रकार से इस राष्ट्र में स्वतंत्रता है, प्रत्येक धर्म को मानने वालों के लिए। इसीलिए हमारे देश में सभी तरह के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं। तो बहुत से जो धर्म हैं वो हमारे देश में मिलते हैं। यदि हम बात करें तो हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा इन सभी धर्मों के विषय में बात कर लेते हैं। सभी ये जो धर्म हमने देखे उसमें अलग अलग धर्मों की सभी की क्या विशेषताएं हैं और कितनी जनसंख्या जो है वो सभी राज्यों में इनकी देखने को मिलती है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू धर्म जो है वो भारतवर्ष का सबसे प्रमुख धर्म है, और इस धर्म के अनेक संप्रदाय
हैं, जैसे कि आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाज है, और प्रमुख रूप से यदि हम बात करें जो राधा स्वामी को मानने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज, ये जो है वो हिंदू धर्म के अनेक संप्रदाय हैं। और इसके साथ साथ हम जो देखते हैं जैन हैं, या हम सिख धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो ये भी हिंदू धर्म के ही एक प्रमुख अंग जो हैं माने जाते हैं। हिंदू जनसंख्या जो है वो आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की हम बात करें, इसके बाद पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, और केरल और उत्तर में जम्मू कश्मीर, इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को छोड़कर जो शेष सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर हिंदू जो धर्मावलंबी जनसंख्या है उनकी संख्या लगभग 75% और उससे भी अधिक देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, या हिंदू धर्म क्या कहता है, क्या मानता है। तो उसमें पहला है कि इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनका परमपिता परमेश्वर पे अटूट विश्वास है। ये कर्म के साथ साथ पुनर्जन्म और मोक्ष पर भी विश्वास रखते हैं। यदि हम 1991 की जनगणना देखें तो इस जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 67.25% जो है वो हिंदुओं का है। हम भारत के नक्शे में देखें तो जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय भारत जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर ही हमें जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर हमें मिलेगी। अब हम दूसरे धर्म इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम धर्म का भारत में हम आगमन कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के पूर्व हुआ था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, और इस मुस्लिम राज्य की स्थापना के प्रचार प्रसार के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ता गया। इस इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। इस धर्म में जन्म दर जो है वो हमें धार्मिक कारणों से अधिक देखने को मिलता है, और यदि हम कहें तो प्रमुख रूप से दो कारण हैं जिसके कारण इस धर्म में जन्म दर अधिक होता है। पहला तो इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनमें बहुपत्नी प्रथा चलती है, और साथ ही साथ इस धर्म में परिवार नियोजन को निषेध माना गया है, जिसके कारण जन्म दर इस धर्म में हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। संख्या जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग 38.43 लाख जो है वो मुसलमान मिलते हैं, और मात्र 19.30 लाख या 19.30 लाख हिंदू जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ कुल जनसंख्या, यदि हम पूरे जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या को देख लें तो उसका 64.2% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ मुसलमानों का है। और जम्मू कश्मीर के बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर 1.77 करोड़ इस्लाम धर्म को मानने वाली जनसंख्या रहती है, और यहाँ पर कुल जनसंख्या में 16% जो है वो मुसलमानों की है। और तीसरा स्थान जो है वो केरल का है, जहाँ पर 54 लाख मुसलमान जनसंख्या रहती है। और इन सब के अतिरिक्त हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, दिल्ली है, और लक्षद्वीप में भी हमें मुसलमान जनसंख्या की बहुलता देखने को मिलती है। फिर हम तीसरे धर्म ईसाई धर्म की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में जो रोमन कैथोलिक, एंगोलियन, कैप्टिस्ट ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। इस धर्म का जो विस्तार है वो यदि हम जाति के अनुसार देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक इस धर्म का विस्तार हुआ है। यदि वर्तमान में हम बात करें तो केरल, गोवा, दमन दीव
यहाँ पर इसके अलावा हम पौंडीचेरी की बात करें, फिर मिज़ोरम है, आपका नागालैंड है, फिर हम मणिपुर को देख लेते हैं, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.33% ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख धर्म के विषय में। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और इस धर्म को हिंदुओं के जो अनुसूचित जाति के लोगों ने अधिक अपनाया है। और ये जो धर्म है सिख धर्म, वो हिंदुओं का जो प्राचीन परमेश्वरवादी जो विचारधारा है हिंदुओं की, उनको ये सच्चे धर्म के रूप में अपनाते रहे हैं। हम बात करते हैं कि सिख धर्म जो है ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और पुनर्जन्म, इन तीनों बातों का ये धर्म जो है वो खंडन करते हैं। इस धर्म को मानने वाले अनुयायियों के पास हमेशा 5 चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, जिसमें हम बात करते हैं कच्छ, कृपाण है, कंघी है, कड़ा है और केश। ये इनके अनुयायियों या इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनके पास हमेशा होता ही है। फिर हम ये देखें कि भारत में इसकी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो हमारे पंजाब राज्य में मिलती है और पंजाब के बाद हम देखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है वहाँ पर, और राजस्थान का जो गंगानगर जिला है यहाँ पर हमें इनकी संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। यदि हम 1991 की जनगणना की बात करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या जो है वो लगभग 1.8 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 2.12% थी 1991 में। अब 2001 में ये जो जनसंख्या है वो बढ़कर 1.92 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 1.84% है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विषय पर। बौद्ध धर्म जो है ये भी हिंदू धर्म की एक शाखा है और गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया और वो गंगा की घाटी में किया था। फिर हम देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के बाद भारत में धीरे धीरे इस धर्म का लोप हो गया और इस धर्म के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनकी संख्या देश में मात्र 70 लाख जो है वो रह गई है। अब हम भारत में देखें तो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही त्रिपुरा राज्यों में अरुणाचल और त्रिपुरा राज्यों में इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक मिलती है, जो कुल जनसंख्या का 0.76% है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के विषय पर। जैन धर्म भी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है और इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वामी महावीर ने की थी और इस धर्म के जो को मानने वाले सबसे अधिक लोग जो हैं वो वैश्य समुदाय के होते हैं। इस धर्म के प्रमुख रूप से 2 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके जो अनुयायी हैं वो सबसे अधिक हमें उनकी संख्या लगभग 50 लाख है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 0.59% है। ये मुख्य रूप से हमें गुजरात, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं। फिर अगला धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है वो 7वीं शताब्दी में मुस्लिम जो धर्म था उसके अत्याचार से बचने के लिए फारस से भागकर भारत का जो ये पश्चिमी तटीय भाग है यहाँ पर आकर ये लोग बस गए।
इस धर्म के जो मानने वाले हैं वो सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं और भारत में इस धर्म को मानने वाले लगभग 10 लाख लोग निवास करते हैं और अधिकांश जो पारसी समुदाय है वो मुंबई और गुजरात में बस गए हैं।